अगर आप एक पेंडुलम पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपके फोर्स लगाने से उसका एम्पलीट्यूड हमेशा बढ़े। गलत टाइम पे फोर्स लगाने से वो घट भी सकता है। लेकिन अगर यही फोर्स बिल्कुल उसी रिदम पर लगाई जाए जिस रिदम पर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा बढ़ता है। इसी रिदम या फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी यूनिक होती है। यह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करती है। यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही कारण है कि सिंगर्स अपनी आवाज से कांच के गिलास तक को तोड़ देते हैं। यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही कारण है कि एक आर्मी ट्रुप को ब्रिज के ऊपर मार्चिंग करने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी गलती से ब्रिज की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज भी टूट सकती है। लेकिन मैं आपको रेजोनेंसी के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ? मैं तो साउंड वेव्स का यूज करके वेट मेजर करने वाला था। नहीं, अभी और सुनो। आपने माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए रखा होगा। आप जब भी माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए रखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने जिस कंटेनर में खाना रखा था वो कंटेनर कभी गर्म नहीं होता है, लेकिन खाना गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? एक सिस्टम है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने हीट दी, एक चीज गर्म हो गई, दूसरी गर्म नहीं हुई। ऐसा क्यों? हीट के पास तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती कि वो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाएगी, मुझे इस ऑब्जेक्ट में जाना, इसमें नहीं जाना है। एंड इवन दो इफ यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हीट कोफिशिएंट, एक मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी खाने से तो बहुत बेहतर रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी खाना गर्म हो जाता है, लेकिन प्लेट कभी गर्म नहीं होती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर कभी हीट तो जनरेट होती ही नहीं है। माइक्रोवेव ओवन जनरेट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। उन इंफ्रारेड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी खाने के अंदर मौजूद H2O मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है, जिस वजह से H2O मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और उनकी वाइब्रेशन से जो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, उस हीट से खाना गर्म होता है। लेकिन मेटल प्लेट के अंदर तो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। इवन उसके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर पाए जिस फ्रीक्वेंसी पर H2O के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी यूनिक होती है, अलग होती है। अब सुनो मेरी बात। मुझे और मेरे दोस्तों को ये मेटल चेन पड़ी हुई मिली थी। मेटल कौन सा है पता नहीं, लेकिन जिस जगह पर मिली थी, प्लेटिनम से लेकर स्टेनलेस स्टील तक कुछ भी हो सकता है। मुझे टास्क मिला कि मुझे पता करना कि कौन सा मेटल है। देखो, मेरे पास कुछ तरीके हैं। मैं किसी ज्वेलर के पास जाऊं, वो मुझे आराम से देख के बता देगा कि कौन सा मेटल है। या मैं केमिस्ट्री लैब में जाऊं, कुछ केमिकल्स इसके साथ मिक्स करूं और उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करूं, मुझे पता चल सकता है कि कौन सा मेटल है। लेकिन इन सबसे अलग एक तरीका फिजिक्स के पास भी है। नहीं, रेजोनेंसी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। डेंसिटी। हर एक मेटल के पास अपनी एक यूनिक डेंसिटी होती है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आसानी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन मास की जिस प्रिसाइज वैल्यू की हमें ज़रूरत है उसे मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसे कहा जाता है वेइंग स्केल, जो मेजर तो वेट करता है लेकिन उसको कैलिब्रेट किया जाता है कि वो मास की वैल्यू दिखा सके। और उस वेइंग स्केल का प्राइस कुछ हज़ार रुपए से लेकर कुछ लाख रुपए तक रहता है। लेकिन अगर ये चीज़ स्टेनलेस स्टील हुई तो इस पर 10 रुपए लगाना भी पैसे बर्बाद करना होगा। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ साउंड वेव्स का इसका वेट मेजर करने के लिए। सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है, इसको एक एंड से फिक्स किया गया है। यदि आप इसके फ्री एंड को पकड़कर एक झटके से फोर्स दें तो इसमें जनरेट होगी एक वेव। वो वेव इस स्ट्रिंग में ट्रेवल करेगी और जैसे वो ट्रेवल करके इसके फिक्स्ड एंड के पास जाएगी तो फिक्स्ड एंड पर एक फोर्स लगाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिक्स्ड एंड इस पर वापस एक फोर्स लगाएगा जिससे ये वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। लेकिन पॉइंट ये कि अगर आप इसके वापस आने से पहले इसमें एक वेव और जनरेट कर दोगे ना, तो इन दोनों वेव्स के बीच होगा इंटरफेरेंस। एक वेव स्ट्रिंग के ऊपर है, दूसरी वेव स्ट्रिंग के नीचे है। दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे को माइनस कर देगा और एक मोमेंट के लिए स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर एक वेव स्ट्रिंग के ऊपर है और दूसरी भी स्ट्रिंग के ऊपर ही है तो दोनों का एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा और एक बड़ी वेव बन जाएगी जिसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर आप इसमें एक या दो वेव जनरेट करने के बजाय इसको लगातार हिलाते रहोगे ना, तो वेव्स के इस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इस स्ट्रिंग में एक ऐसी अमेजिंग वेव बनती है जो अपनी जगह से मूव ही नहीं करती है। उसे कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब वेट मेजर करने पे आते हैं। यदि आप इसके फिक्स्ड एंड को हटाकर यहाँ पर पुल्ली की सहायता से एक वेट लटका दें और इसमें ऑसिलेशंस पैदा करने के लिए एक ऑसिलेटर यहाँ पे लगा दें,
तो इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन पैदा होगी। कीपिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये टेंशन ही डिसाइड करेगी कि इसमें जो स्टैंडिंग वेव्स बननी है वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और उसके मल्टीपल्स पे बननी है। और इसी चीज को एक्सप्लोइट करके आज हम इसका वेट मेजर करने वाले हैं। लेकिन अभी तक साउंड का तो यूज ही नहीं हुआ है। करता हूँ। We don't have any harmonic oscillator, but we have a speaker. इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जगह पे अपना स्पीकर लगा दे तो हमारा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। इस सेटअप से इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो और वेट मेजर कर लो। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ दिक्कत है। इस फॉर्मूले में n डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। L डिनोट करता है कि स्टैंडिंग वेव्स की लेंथ कितनी है। T डिनोट करता है टेंशन इन द स्ट्रिंग और M डिनोट करता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस फॉर्मूले में दो अननोन्स हैं। एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज ड्यू टू द वेट हैंगिंग एंड सेकंड इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच हैज टू बी मेजर्ड अगेन यूजिंग अ वेइंग स्केल। नो, वी वोंट यूज दैट। और इसके साथ साथ अभी भी हमारे पास कुछ कमी है। दिस स्पीकर इज नॉट अ परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर। हो सकता है स्पीकर की ये स्किन एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं करे जो फ्रीक्वेंसी मैंने इसमें बजाई है। क्या कैसे भी करके इन सब एरर से छुटकारा पाया जा सकता है? आई हैव द आंसर, थिंक अबाउट इट। हम इसका वेट मेजर करने से पहले कोई नॉन वेट और नॉन फ्रीक्वेंसी का यूज करके एक कांस्टेंट बना सकते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस m बाय सम कांस्टेंट, लेट्स से k। मेरे पास नॉन वेट के लिए है ये कोई 10 रुपए का। लेट्स टेक द रीडिंग्स नाउ। Okay, so this is my speaker. This is tied to this string using these tapes, and this string runs over here, and this is my pulley that I have created to reduce the frictions, and this is simple that it just goes like this, and this is my weight. Let's take the readings. So I am going to play the frequencies now. Volume full. It is starting vibrating. I hope. Sorry guys. I can slide it from here. Did you see that? Vibrations have started. It's 63 hertz. Okay? This is increasing the. I think this is the peak. Let me. Is this visible? This is the first harmonic. Okay. Okay. Let's go to the second harmonic. It's the first harmonic. Oh my god, amplitude has increased even more. It's 72 hertz right now. And if I increase it even more, it's increasing, still increasing, now it's decreased. It's just reduced to 0 at 78. So maybe the best reading is about 75 or 76. Let's go to second harmonic. One antinote is here. This is the maximum amplitude. This is the another amplitude. And there is a node here. There is no vibration here. It's 132. 137. And 141. I think this is the maximum amplitude. 142. 143, 45, 46, 47, 48, 51, and it's dead now. It's still vibrating. There is still sound going on here, but there is no standing wave in this. Let's go to the third harmonic. It's 209 hertz.
this film is not vibrating more frequencies, and I cannot take much more readings with and more harmonics. If I had a perfect oscillator here, then in Maldi's experiment we can take around 8 harmonics are considered as good. From there we should start take readings. As if I increase the sound, let me wait for it. So this is the change that I have messed up to keep the center of mass at the same height as the coin, and have used some tape of the same length as it was on the coin. वैसे तो सिर्फ धागे की जरूरत थी, लेकिन मैंने टेप को भी लगा दिया ताकि मैं एरर कम कर सकूँ। जितना कॉइन पे था टेप उतना ही लगाया है, और सेम लेंथ सेम थ्रेड, but it was doing better with this background. So let me just set up the. I think have some. Okay, let's start everything. It's right now. This is 93. Okay. This is 94. It has a maximum At 94. Let's find the second harmonic. For different mass, there is different frequencies for which you will get a standing wave. Okay, this is 181 hertz. It's the second harmonic for the standing wave. I think I would not be able to find the third one, but let's just find it. Unfortunately, this film is not vibrating for third harmonic for this weight, because I think this has more weight than that coin. But let's just calculate the things. हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ है 0.75 मीटर्स, हैंगिंग मास जिसका वेट है 7.74 ग्राम्स, गूगल से देखा है मैंने। 3 फ्रीक्वेंसीज जिस पे हमारी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑब्टेन हुआ है, एंड टेंशन विच इज जस्ट मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 0.07585 न्यूटन्स। हमारे कॉइन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, वेवलेंथ है, सिर्फ m कैलकुलेट करना है विच इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। m को एक तरफ रख के बाकी सारी चीजें एक तरफ ले आओ और m कैलकुलेट कर लो, जो आएगा T/F टाइम्स L होल स्क्वायर्ड। इन सभी को लेकर एक टेबल मैंने बनाई है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक के लिए। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं और ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ कैसे आई है? ये फॉर्मूला है 2L/n। ये क्या बोल रहा है? देखो, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमारे पास यहाँ पे वेव थी, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ तो पूरी इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, एक क्रस्ट और एक तरफ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर ये लेंथ L है तो ये पूरी लेंथ 2L होगी, ठीक है, और क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक है तो इसको 1 से डिवाइड कर दिया, जो लिखा है बाय n। सेकेंड हार्मोनिक यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक जाएगी, लेकिन इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास सिर्फ इतनी लेंथ बचेगी, जो कि सेकंड हार्मोनिक के लिए वेवलेंथ बन जाएगी। इन तीनों वैल्यूज के लिए हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की। इन तीनों का एवरेज लेके हमारे पास ये वैल्यू बनी है। अब इस वैल्यू का यूज करके हम अननोन वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अननोन वेट के लिए हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, m भी है, बस टेंशन नहीं है। टेंशन होती है mg। हमारे पास g भी है, बस ये m नहीं है जो मास वहाँ पे हैंग हो रहा है चेन का। बाकी सारी चीजें इस फॉर्मूले में पुट कर लो और m कैलकुलेट कर लो। और क्योंकि हम सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज के लिए रीडिंग्स ले पाए थे, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारे पास m की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम्स आई है। डेंसिटी की मेजरमेंट के लिए अब हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम की जरूरत और बची है। वॉल्यूम कैलकुलेट हम कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके। मेरे पास ये मेजरिंग सिलेंडर, कुछ पानी मैंने इसमें डाला है और थोड़ा डिटर्जेंट भी, ताकि मिनिस्कस को थोड़ा सीधा कर सकूं, ताकि रीडिंग लेने में एरर थोड़ा कम हो सके। और चेन इसमें डिप करते हैं। ये गया है 6 से 7.3 मान लो। देखो यार, ऐसा केमिस्ट्री में कभी नहीं करना होता है। इस मेजरिंग सिलेंडर का लिस्ट काउंट है 0.2 ml और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 1.3 तक। नहीं करना होता कभी ऐसी, लेकिन दिख रहा है कि पानी बीच में ही है तो हम अप्रोक्सीमेशन लेके चल सकते हैं। तो हमारे पास मास ऑफ द चेन है 0.012 किलोग्राम्स। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 6 और 7.3 आएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1.3 ml।
तो हमारे पास वॉल्यूम आ गई 1.3 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास पुट करो, वॉल्यूम पुट करो, और हमारे पास वॉल्यूम आ गई है 9.23 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये वीडियो बनाने से पहले मुझे घंटा नहीं पता था कि स्टेनलेस स्टील नहीं है। मैं तो एज्यूम करके चल रहा था कि स्टेनलेस स्टील ही आएगा, लेकिन मैंने ज्वेलरी शॉप से कंफर्म भी किया ये चांदी ही है। अगर किसी भाई की चेन गुमी है तो मेरे पास लोकेशन और इस चेन पे एक नंबर भी लिखा है, मेल कर देना, चेन मिल जाएगी।